लर्निंग ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 चैप्टर नंबर 2 जिसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं और जो टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और ये हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैवमंडल के बारे में। जैवमंडल का मतलब क्या होता है? जहां पर जीवन पाया जाता हो ऐसा मंडल। तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं पहले। प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। देखो ये 3 मंडल है। चौथा मंडल अपना कौन सा है? जैवमंडल है। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक संकरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसे जैवमंडल कहते हैं। देखो जैवमंडल किसे कहते हैं? ये जो 3 मंडल है, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों का जो एक सीमित भाग है या यूं कहूं एक छोटा सा क्षेत्र, इन तीनों का एक मिक्स पाया जाता है। यानी कि अकेले वायुमंडल में जीवन संभव नहीं है। जहां पर वायु हो वहां पर जीवन नहीं हो सकता क्योंकि हमें जल की भी आवश्यकता पड़ेगी। अकेले जल के अंदर भी संभव नहीं है क्योंकि हमें वायु की आवश्यकता पड़ेगी। अकेले स्थल के ऊपर जीवन संभव नहीं है क्योंकि हमें वायु और जल दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए तीनों का जो मिक्स जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। यानी कि इन तीनों का क्या है? ये एक छोटा सा भाग है। और ये जैवमंडल कहां पर पाया जाता है? अगर बात करें तो ये अपनी पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। अब और बात करते हैं इसके अंदर जैवमंडल के बाद में। जैवमंडल तो गया इन तीनों का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में परितंत्र की बात करते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती है। इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। देखो समझने का प्रयास करो। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों का एक सीमित क्षेत्र, उसको हम क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, परितंत्र किसे कहते हैं? भी जैवमंडल के अंदर मैंने आपको पहले ही क्या बताया? भी जीवन पाया जाता है। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है जिसके अंदर जीव जंतु भी है और पेड़ पौधे भी है। वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं या एक दूसरे के साथ में अंतर संबंधित है, बंधे हुए हैं। जैसे हिरण घास खाता है, शेर मांस खाता है। यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? बंधे हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित है। तो इसे हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? जीवित रहने के लिए, देखो जीवित जातियां जीवित रहने के लिए भी, जीने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। देखो हिरण किसको खा रहा है? घास को खा रहा है। जैसे ऊंट की बात कर लेते हैं, किसको खाता है? वृक्षों को खाता है। और वृक्ष जो है वृद्धि किससे करते हैं? जमीन के तत्व से करते हैं। जैसे खनिज लवण वगैरह, पानी जमीन के अंदर से सोचता है, जो पोषक तत्व वो जमीन से प्राप्त करता है। यानी कि एक दूसरे के ऊपर वो क्या है? निर्भर है। इसे हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। देखो वनस्पति नाम है, वन्य जीवन यानी कि जीव जंतुओं की अब हम बात नहीं कर रहे, एक बारी केवल वनस्पति की बात कर रहे हैं। भी इस ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और ये सभी एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण है। देखो वनस्पति की वृद्धि तापमान व आर्द्रता पर निर्भर करती है। यानी कि तापमान, टेम्परेचर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। यानी कि आर्द्रता का मतलब क्या होता है? वायु के अंदर है नमी। जैसे कई बार क्या होता है, अपने बात करें जिसको बोलते हैं चौमासा का महीना, बागड़ी के अंदर, जिसके अंदर शरीर क्या हो जाता है? ऐसे चिपचिपा सा हो जाता है। और एक जेठ का महीना जिसके अंदर शरीर क्या हो जाता है? सूखा हो जाता है। हाथ ऐसे लगाएंगे तो सूखा सूखा रहेगा। और चौमासे के अंदर क्या रहेगा? शरीर इस प्रकार से चिपचिपा रहेगा। तो वो जो महीने हैं, एक के अंदर
आर्द्रता ज्यादा होती है, एक के अंदर आर्द्रता कम होती है। यानी कि पानी के अंदर है, यूं कहूं भी गिल्लापन, पानी के अंदर नहीं, सॉरी, अपने वायु के अंदर क्या गिल्लापन, उस गिल्लापन को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, समझने के लिए इसको हम कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। किसके आधार के ऊपर, तापमान और आर्द्रता के आधार पर इस प्राकृतिक वनस्पति को हम कितने वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 भागों में। पहले देखो वन, ये जो वन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है उष्णकटिबंध वन की। ठीक है, ये जो वन है ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और उच्च तापमान जहां पर होगा वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, और इनका जो आकार होगा ये सघनता के रूप में पाए जाते हैं। और इसके अलावा अलग अलग वृक्ष, यानी कि अलग अलग प्रजातियों के हमें यहाँ पर वृक्ष देखने को मिलेंगे। जमीन जो होगी, यानी कि जो धरातल होगा, इनके बीच में वो दलदली क्षेत्र होगा। ठीक है, और ये जो है इस प्रकार की कंडीशन हमें कहां पर मिलती है, 0 डिग्री के क्षेत्र के ऊपर, या फिर जहां पर अधिक जल व आर्द्रता पाई जाती हो ऐसे क्षेत्र के ऊपर। मोस्टली ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र होता है, 0 डिग्री का क्षेत्र होता है। ठीक है, ये बात होगी। आपसे पूछे इस प्रकार के जो वन है, कौन से, सघनता वाले वन, जिसको बोलते हैं सदाबहार वन। ठीक है, इस प्रकार के वन कहां पर मिलेंगे, जहां पर एक तो वर्षा ज्यादा हो, एक तापमान ज्यादा हो, वहां पर इस प्रकार के वो क्षेत्र कौन सा होगा, 0 डिग्री का होगा। यहां पर जो वृक्ष पाए जाएंगे वो एक तो लंबे होंगे, दूसरे अलग अलग प्रजातियों के होंगे। ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते क्योंकि इनको ज्यादा काट नहीं सकते। कारण क्या होता है, जैसे कहीं पर कोई वृक्ष आ गया, कहीं पर किसी प्रकार का वृक्ष आ गया, यानी कि पौधों की एक प्रजाति नहीं है, इसलिए ये आर्थिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा ये कठोर होते हैं। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। दूसरा, घास सतल, हालांकि इनका जो पूरा का पूरा जो वर्गीकरण विस्तार पूर्वक वो हम आगे की 11वीं क्लास के अंदर करेंगे। तो अगर फिर भी समझना हो तो 11वीं क्लास में जब करें तब आप वहां पर वीडियो देखना। घास सतल की बात करते हैं, देखो आर्द्रता, सघनता, जल व आकार कम होता है। देखो जहां पर आर्द्रता कम होगी वहां पर घास सतल होगा, इनकी सघनता क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा उस क्षेत्र के अंदर जल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और आकार में ये कितने के, छोटे क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या है घास के बारे में। इसके अलावा और बात करें, छोटे आकार के वृक्ष वह घास उगती है, यानी कि छोटे आकार के वृक्ष, बड़े वृक्ष नहीं होते, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, और दूसरे यहां पर घास उगती है। तो आप ये मान के चलो जहां पर आर्द्रता कम होती हो, इसके अलावा जहां पर वर्षा कम होती हो, उन क्षेत्रों के अंदर जो उगता है वो घास उगता है। ठीक है, और ये घास वो उस घास की बात नहीं कर रहा मैं जैसे दूब की बात कर रहे हैं, नहीं, ये घास पशुओं के लिए भी पौष्टिक होता है, खाने के लिए इस प्रकार के घास उगते हैं। और ये जो घास सतल जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उष्णकटिबंध घास के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहां पर है, और दूसरा शीतोष्णकटिबंध घास के क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध 2। ठीक है, तो मैंने आपको 2 प्रकार बता दिए, इसके आगे हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। इसके अलावा गुल्म या शुष्क क्षेत्र, आपके सीधा गुल्म दिया हुआ है, ये इस प्रकार की जो वनस्पति है ये कहां पर होती है, कम वर्षा वाली होती है। ठीक है, कंटीली झाड़ियां होती है, इनकी जड़ें गहरी होती है, पत्तियां जो होती है वो छोटी होती है, उसके ऊपर की जो सतह होती है वो चिकनी होती है। इसका मतलब क्या होता है, भी चिकनी होती है तो इसका मतलब ये हुआ भी वहां पर है वाष्पीकरण जो होगा वो कम होगा। और इस प्रकार की वनस्पति को हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, अब एक शब्द, हालांकि ये शुष्क क्षेत्र की बात कर रहा है, ये गुल्लम अगर बात करें प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर ये एक अलग मैटर है। यानी कि आपने कई बार देखा हो झाड़ियां जैसे छोटे छोटे बेरिए से लगते हैं, उस प्रकार की झाड़ियां, उनको क्या करते हैं, पहले जो आज से 20-25 साल पहले जो थे, यानी कि कृषि जो यंत्र बनाए जाते थे, जैसे तंगली हो गई, चौसांगी हो गई, इस प्रकार के जो यंत्र जो हुए करते थे कृषि के, वो बनाते उसको काट देते थे ऊपर से।
ठीक है, काटने के बाद में वो अपने लकड़ी को प्रयोग कर लेते थे, उसके बाद में वापस वो झाड़ की क्या होती थी, वहां से फूट जाती थी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुल्लम कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये जैसे वृक्ष है, इस प्रकार से ये वृक्ष है या ये झाड़ी है, ठीक है, इसको हमने यहां से काट दिया, इसको हमने यूज कर लिया और इस प्रकार का ये तना बच गया। उसके बाद में इसके अंदर से इस प्रकार से वापस है फूट चाल पड़ती है, यानी कि ये हरा भरा फिर से हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुल्लम कहते हैं। उसके बाद में टुंड्रा। टुंड्रा के बारे में कोई ज्यादा है नहीं, यहाँ पर लाइकेन और मास यहाँ की वनस्पति है। इसके अलावा शीत ध्रुवीय प्रदेश के अंदर ये पाई जाती है, यानी कि ये ठंडे इलाके के अंदर जो वृक्ष या प्रजाति जो पाई जाती है वो किस प्रकार के, टुंड्रा प्रजाति के वहां पर वन या वनस्पति पाई जाती है। और खास तौर से कौन सी पाई जाती है, लाइकेन पाई जाती है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन के संरक्षण के उपाय। देखो ध्यान से, ये महत्वपूर्ण है, ये पारितंत्र महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण है, ये तो है ही है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, ये पेड़ पौधों की बात कर रहा है। वन्य जीवन, जीव जंतुओं की बात कर रहा है भी। इनके संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला देखो, प्राकृतिक आवास नष्ट होने से बचाना। प्राकृतिक आवास नष्ट हो, जैसे कोई जीव जंतु है जिस आवास में रहना चाह रहा है, यानी कि जिस आवास के लिए उसको जरूरत है उसका आवास है खत्म नहीं करना चाहिए। जैसे आज का एग्जांपल है, आज घरों के अंदर चिड़ियां कितनी की है ही नहीं, लेकिन पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, घरों के अंदर क्या थी, चिड़ियां थी, उनके आलने थे, यानी कि वो प्राकृतिक आवास था। आजकल पक्के हो गए, उनके आवास खत्म हो गए, चिड़ियां धीरे धीरे लुप्त हो रही है। इस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं उनको हम काट रहे हैं, इन्वायरमेंट वहां का चेंज हो रहा है, तो इसलिए वो पौधों की प्रजाति भी खत्म हो रही है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक आवास जो है वो नष्ट होने से हमें क्या करना है, बचाना है। दूसरी बात, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल निश्चय को सुरक्षित व नए बनाए भी। इस प्रकार के जो जीव जंतुओं को जो रखने वाले हैं, पेड़ पौधों को जो शामिल किया जाता है इनके अंदर, इनको क्या करना है, एक तो बढ़ावा देना है, यानी कि नए बनाने हैं, एक जो बनाए हुए हैं उनकी देखरेख करनी है। तीसरी बात, घाटियों, झीलों व आर्द्र भूमि का संरक्षण आवश्यक है। देखो घाटियों की जरूरत हमें, झीलों की है, और आर्द्र भूमि का हमें संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि इन प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन के लिए ये तीनों चीज क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आगे, वृक्षों के काटने व अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वृक्षों के काटने पर, जैसे चंदन के जैसे वृक्ष हो गए, उनका तस्करी की जाती है, उनको नहीं काटना चाहिए, ठीक है, उनका काटने की बात करें। अवैध शिकार, जैसे हाथियों को मारा जा रहा है, किसके लिए, दांत के लिए, ठीक है, गिद्ध को मारा जा रहा है औषधि के लिए। इस प्रकार से उनके अवैध शिकार और वृक्षों को काटने के ऊपर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, ठीक है। 4 हो गया। 5वां देखो, प्रत्येक नागरिक अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करे, यानी कि प्रत्येक नागरिक अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए भी। हमारा क्या फर्ज बनता है, हमें जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा हमें पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा उगाने चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हजारों जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। जब हम किसी एक वृक्ष को काट देते हैं तो उसके ऊपर से हजारों जीव जंतुओं का जो आवास होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पर्यावरण को हमें शुद्ध बनाना चाहिए। इसके अलावा देखो आगे, 2 सोपान सरकार के द्वारा संरक्षण के। अब यहां पर समझना भी, सरकार ने 2 प्रकार के संरक्षण अभियान चलाए हुए हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीवन के लिए 2 प्रकार के। कौन से सोपान चलाए हुए हैं, तो देखो, पहला, प्रादेशिक व सामुदायिक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, या यूं कहूं भी प्रादेशिक, प्रदेश के रूप में, और सामुदायिक, यानी कि सभी को साथ में लेकर जागरूकता का कार्यक्रम चालू करना चाहिए कि हमें प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, ये हमारे लिए फायदेमंद है। इस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए सरकार को, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो,
CITES ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके अंदर समझौता किया गया भी हमें इनको क्या करना है, सुरक्षित रखना है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके ऊपर संधि की गई थी। भारत इसके 1 साल बाद के अंदर शामिल हुआ था। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, द कन्वेंशनल ऑन इंटर ट्रेड इन डेजर्ट स्पीसीज ऑफ ए वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये इसकी क्या है, आपकी फुल फॉर्म है। तो ये 2 चीजें हैं आपको, ये 2 प्रकार की कार्यक्रम है जो सरकार चला रही है, किसके लिए, प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवन के संरक्षण के उपाय। ठीक है, ये तो हो गया आपका चैप्टर, लगभग पूरा हो गया। सिर्फ एक छोटा सा बचा है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। आपसे पूछ ले भी वनों के क्या फायदे हैं, यानी कि पेड़ पौधों के क्या फायदे हैं। तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधों से हमें जड़ी बूटियां प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती है, पेड़ पौधों के ऊपर प्राकृतिक आवास पाए जाते हैं जीव जंतुओं के, उनके आवास स्थल पाए जाते हैं, पेड़ पौधों से हमारे पर्यावरण को शुद्धता प्राप्त होती है। तो यानी कि आप पेड़ पौधों से वर्षा होती है, पेड़ पौधों से जमीन के अंदर नमी बनी रहती है, पेड़ पौधों से भूमि अपरदन कम होता है। तो इस प्रकार से आप जितने चाहे एग्जाम्पल दे सकते हो वनों के क्या महत्व है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ में आपका ये जो चैप्टर है दूसरा ये पूरा हुआ। आप ये जो 4 पार्ट है, इन 4 पार्टों के अंदर ये छोटे छोटे 1-1 पेज के हैं, इनको आप नोट्स के रूप में नोट डाउन करें और घर पर आराम से पढ़ें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।